In previous video, we are discussed about how to set up the properties in application.properties file. In this video, we are understand what is the annotation, basic annotation used in Spring Boot. तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें बेसिक एनोटेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एनोटेशन होती क्या है, आज हम यही समझेंगे और कौन कौन सी एनोटेशंस जो है स्प्रिंग बोर्ड में यूज़ होती है ये समझना है। और सबसे पहले समझते हैं एनोटेशन होती क्या है। एनोटेशन एक स्पेशल टाइप का टैग होता है। एनोटेशन एक स्पेशल टाइप का टैग होता है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देता है प्रोग्राम को। अब ये सारी चीज़ें आपको आगे क्लियर हो रही होगी, तो मैं सिंपल में समझाता हूँ। एनोटेशन जो है स्पेशल टाइप का टैग है जो कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देता है प्रोग्राम को कि उसको किस तरीके से वर्क करना है। मान लो हमने स्प्रिंग बूट अगर हमारी मेन मेथड है उसके ऊपर ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन लगी हुई है, तो वो समझेगा कि ये मेन मेथड है, हमको यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। तो वही की वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। हर एक एनोटेशन का कुछ अलग कार्य होता है जो कि उस मेथड के द्वारा, उस क्लास के द्वारा करवाया जाता है। कुछ क्लास लेवल्स एनोटेशन होती है, कुछ मेथड लेवल एनोटेशंस होती है, जिनका कार्य यही रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देना प्रोग्राम को और उससे कुछ स्पेशल टाइप का कार्य करवाना। अगर हम एनोटेशन नहीं लगाएंगे किसी भी मेथड और क्लास के ऊपर तो वो नॉर्मली वर्क करेगी, लेकिन हमने जैसे ही कुछ भी एनोटेशन लगा दी तो उसके बाद वो कुछ स्पेशल टाइप का बिहेवियर रखेगी। हर एक एनोटेशन का एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर रहता है जिससे वो कुछ भी कार्य करवा सकती है उस मेथड या क्लास से। तो आगे समझते हैं। सबसे पहले आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ऑटो वायर्ड। इन जावा, इन जेएसपी, इन सर्वलेट, इन हाइबरनेट, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले एक न्यू कीवर्ड लिखते थे और न्यू कीवर्ड लिखने पे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट क्लासेस में यूज़ करेंगे विदाउट राइटिंग ए न्यू कीवर्ड। हम ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने आईओसी पढ़ा होगा, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, वो इसमें इंटरनली वर्क करता है साहब। हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर, जैसे कि हमने एक क्लास बनाई, कौन सी क्लास बनाई, बस। बस हमारी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट पहले कैसे बनाते थे, न्यू करके बस लिखते थे। लेकिन अब हमको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम डायरेक्टली ऑटो वायर्ड लगा देंगे, डायरेक्टली उस क्लास के ऊपर ऑटो वायर्ड लगा देंगे और डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। विदाउट राइटिंग ए न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। तो एक बार डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय स्प्रिंग टू ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड कनेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये स्प्रिंग में यूज़ होता है या स्प्रिंग बूट में यूज़ होता है टू ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड कनेक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, विदाउट नो नीड टू यूज़ न्यू कीवर्ड। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि ये ओल्ड तरीका है साहब, जिसमें हमको न्यू कीवर्ड बार बार लिखना पड़ता था। अब इसमें हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं ऑटो वायर्ड एनोटेशन को यूज़ करके। उसके बाद आती है एंटिटी क्लास, एंटिटी एनोटेशन। एंटिटी एनोटेशन कहाँ यूज़ होती है, मान लो हमको कोई ऐसी क्लास है, जैसे कि हमने ORM में पढ़ा था कि हमारा हर एक जावा का ऑब्जेक्ट जो है हम उसको डेटाबेस की टेबल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन कैसे करवा सकते हैं, तो सिंपली वी विल यूज एंटिटी एनोटेशन to convert a Java object, to convert a Java class into a database table। हमको सिंपली एनोटेशन लगानी है उस क्लास के ऊपर, कौन सी, एंटिटी एनोटेशन लगानी है, जिसकी मदद से वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा हमारे जावा के ऑब्जेक्ट को, हमारे जावा के ऑब्जेक्ट को
या हमारी जावा की क्लास को काई में कन्वर्ट कर देगा, वो डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट कर देगा साहब, डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट कर देगा। मान लो हमने आईडी नेम फील्ड लगा रखी है, एक क्लास बना रखी है, एक क्लास है हमारे पास, ठीक है, और ये क्लास के वेरिएबल से, ये क्या है, क्लास के वेरिएबल से सारे के सारे, ये क्लास वेरिएबल्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब भी हम एनोटेशन लगा देंगे क्लास के ऊपर, कौन सी एंटिटी एनोटेशन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डेटाबेस की टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आईडी प्राइमरी की, उसके बाद नेम हो जाएगा वेर केयर, ऐसे करके हमारी एक डेटाबेस टेबल बन जाएगी। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे वो क्रिएट टेबल स्टूडेंट जो भी दे रखा है वैल्यूज, ये वाली चल जाएगी साहब, और उससे हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। खाली हमको एंटिटी लगानी है और हमारे लिए बनी बनाई एक डेटाबेस टेबल मिल जाएगी। इससे जितने भी हमने वेरिएबल्स रख रखे हैं सेम टू सेम उसी टाइप के वेरिएबल्स जो है आपके उस डेटाबेस टेबल में मिलेंगे। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक ओवरव्यू यही है कि हम जब भी किसी भी टेबल को एंटिटी एनोटेशन लगा देते हैं तो वो जावा क्लास डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट हो जाती है, यूज्ड इन जेपीए टू स्टोर डेटा। ठीक है, अब आईडी क्या है साहब, अगर ये भी आईडी जो है जब भी हम किसी क्लास के ऊपर एंटिटी लगाते हैं तो हमें उसकी एक प्राइमरी की भी बनानी पड़ती है। तो उस प्राइमरी की को बनाने के लिए मान लो हमने एक प्राइमरी की बनाई, हमने एक वेरिएबल बनाया, क्या, प्राइवेट इंट आईडी, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर हमने लगा दी @id एनोटेशन। @id एनोटेशन लगाने से क्या हुआ कि ये जो है प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की बन जाएगी साहब, प्राइमरी की बन जाएगी, कई में बन जाएगी प्राइमरी की डेटाबेस में बन जाएगी, ये डेटाबेस में प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, वही की वही चीज़ है कि इसको इट मार्क्स ए यूनिकली आइडेंटिफायर प्राइमरी की फॉर ईच रिकॉर्ड इन डेटाबेस। तो हमें जब भी कोई भी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखे तो उसके ऊपर आईडी लगाना ही है। उसके बाद टेबल एनोटेशन से हम जो क्लास का नाम रखते हैं, हमेशा जब भी हम एंटिटी क्लास लगाते हैं, जब भी हम एंटिटी एनोटेशन किसी के भी ऊपर लगाते हैं, किसी भी क्लास के ऊपर लगाते हैं, तो उसकी डेटाबेस टेबल कैसी बनती है, जैसा उस क्लास का नेम, टेबल नेम सेम एज क्लास नेम। But if we want to change the name of table, so what we do, we can simply write the table annotation on क्लास के ऊपर हम टेबल एनोटेशन लगाएंगे, और वहाँ पे उस, मान लो हमने यूज़र दे रखा था और हमको यूज़र्स का डेटा इंटर करवाना है, हमको यूज़र्स टेबल का नाम यूज़र्स करवाना है, हम यूज़र्स कर देंगे, दैट्स सिंपल। ये सारी चीज़ें अभी थ्योरेटिकल आपको कम समझ में आ रही होगी, लेकिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे तब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा हमने टेबल पढ़ा था, अच्छा इसका यूज़ यहाँ पे मैं उस टाइम भी बताऊँगा, लेकिन अभी आप एक बेसिक ओवरव्यू ले लीजिए कि होती क्या है चीज़ें, एक्चुअली वर्क कैसे करती है। कॉलम का मतलब क्या होता है साहब, कॉलम का मतलब होता है कि मान लो हमको किसी भी वेरिएबल को, हम वेरिएबल्स बनाते हैं एंटिटी क्लास में, अब उसको हमें डेटाबेस टेबल के कॉलम से कनेक्ट करवाना है और उसका नाम चेंज करवाना है, तो हम कॉलम में उसका नाम चेंज कर देंगे, सीधी सी बात है। कॉलम लिख के मान लो हमको क्या करवाना है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम,
अब हम जैसा नाम देंगे वैसा का वैसा ही डेटाबेस में स्टोर होगा, लेकिन हमको क्या करवाना है, इसका नाम चेंज करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम एनोटेशन लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे st नेम, स्टूडेंट नेम हो जाएगा साहब। अब जो डेटाबेस का टेबल में नाम होगा वो st नेम करके आ रहा होगा, ना कि नेम। और आपको याद होगा जब हमने प्रॉपर्टीज सेट की थी, तब हमने स्प्रिंग डॉट JPA डॉट DDL ऑटो करके, हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो करके लगाया था। उसका क्या मतलब है, मान लो हमने पहले नेम भी कर दिया था, मान लो हमारी टेबल का नाम नेम भी हो गया था, और अब हम जब उस कॉलम का नेम हम st नेम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपडेट लगाने से क्या होगा, यहाँ पे अपडेट लगाने से हमारा डेटाबेस में जो भी चेंजेस करेंगे अब वो रिफ्लेक्ट होगा, वो चेंजेस अपडेट होगा उसमें। अब डायरेक्टली हमें कोई भी विदाउट राइटिंग एनी क्वेरी उसका नाम st नेम हो जाएगा। अगला आता है रेस्ट कंट्रोलर। तो रेस्ट कंट्रोलर रेस्ट APIs बनाने के लिए यूज़ होता है। रेस्ट APIs हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इट हैंडल्स वेब रिक्वेस्ट एंड सेंड रिस्पॉन्स इन JSON और टेक्स्ट फॉर्म। ये क्या करता है, हैंडल करता है वेब रिक्वेस्ट को। कोई भी रिक्वेस्ट आती है फ्रंट एंड से, कहीं से भी कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको हैंडल करता है, उसको JSON फॉर्मेट में देता है। ये भी चीज़ हम आगे पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आता है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी की मदद से हम क्या हैंडल करते हैं, डेटाबेस ऑपरेशन, ये लाइक सेव, डिलीट, अपडेट, फाइंड, ये सारे के सारे वो JPA वाली चीज़ें हैं, जावा परसिस्टेंट API वाली चीज़ें जो कि हमने कल पढ़ी थी, जिसकी वजह से हमको कोई भी विदाउट राइटिंग एनी एक्सप्लिसिट क्वेरी वी कैन यूज सेव, डिलीट, अपडेट एंड फाइंड मेथड टू परफॉर्म एनी डेटाबेस ऑपरेशन। हमको कोई भी क्वेरी अलग से नहीं लिखनी पड़ती, JPA के पास बनी बनाई मेथड से उनको यूज़ करके हम सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक और एनोटेशन, सर्विस एनोटेशन। जब भी हम सर्विस एनोटेशन लगाते हैं तो क्या होता है पहले तो डेटा काई में आता है, फ्रंट एंड से डेटा काई में आता है। पहले इसका फ्लो समझते हैं। फ्रंट एंड से डेटा आता है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर डेटा कहाँ पास करता है, कंट्रोलर पास करता है डेटा को सर्विस में। सर्विस में क्या होता है, अब सर्विस का समझते, सर्विस का समझते। कंट्रोलर से डेटा आता है सर्विस में, कंट्रोलर से डेटा आता है सर्विस में, सर्विस क्लास में आता है, सर्विस क्लास में आता है कंट्रोलर से डेटा। अब जो भी डेटा आता है उसको प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है, सर्विस क्लास करती है। हमको सर्विस एनोटेशन लगानी है ताकि स्प्रिंग बूट समझ पाए कि इसमें क्या है, बिजनेस लॉजिक है। बिजनेस लॉजिक का मतलब है कि उस डेटा के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जो कि फ्रंट एंड से आ रहा है। लेकिन कंट्रोलर का काम खाली इतना रहता है कि वो खाली रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स देता है, लेकिन सर्विस का कार्य ये रहता है कि वो उस डेटा को प्रोसेस करना, उस पर कुछ भी लॉजिक लगाना, और ये डेटाबेस के ऑपरेशन कहीं से लेती है, ये रेपोजिटरी क्लास से डेटाबेस के ऑपरेशन लेती है। सेव अपडेट डिलीट, ये सारी चीज़ें लेती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम आगे समझ रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। बीन इट्स टेल स्प्रिंग बूट टू क्रिएट एंड मैनेज एन ऑब्जेक्ट सो इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द एयर। तो ये क्या करता है, ये स्प्रिंग को बताता है कि क्रिएट एंड मैनेज ऑब्जेक्ट सो इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, तो हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। That's all in today's video. That's it for today's video. Thank you for watching.